हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो सैम्पल पेपर एनटीए ने दिए थे फॉर जेई मेन 2020 पेपर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे हो कि हाइब्रिडाइजेशन किसकी अफेक्ट हो रही है, मतलब जो भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है और जो रिएक्टेंट में अंडरलाइन आपको एटम दिख रहा है उसमें किसकी हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रही है। तो अगर यहाँ पे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो sp3 आ रही है। ये मैंने कैसे बता दिया। तो स्टेरिक नंबर दैट इज हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कैसे बताते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर से। यहाँ पे आपको 4 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होते हुए दिख रहे हैं, इसलिए sp3। फिर जो प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसमें भी आप 4 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होते हुए देख रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया sp3। एंड सिमिलरली हम बात करें बी की, तो यहाँ पे भी 4 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही है। मगर जब इसका मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा तो डिहाइड्रेट मतलब पानी का निकलना, पानी निकलना तो कुछ इस तरीके से पानी निकलेगा। तो एक दो सिग्मा बॉन्ड टूट के एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 3 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, एक ये और 2 हाइड्रोजन के साथ। तो ये sp2 हाइब्रिडाइज हो गया, क्योंकि पाई बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग क्या काउंट करते हैं, नहीं करते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया हमारा बी, sp3 से sp2 में चला गया। क्लोरीनेट कर देते हैं, मैं प्रोडक्ट बना देता हूँ जिससे आप खुद से इसको सॉल्व कर पाओगे। तो एक क्लोरीनेट कर दिया, एक सिग्मा बॉन्ड टूट के दूसरा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। और अगर यहाँ पे मैं नाइट्रेट कर देता हूँ तो इस तरीके से NO2, तो एक हाइड्रोजन हट के NO2 का फॉर्मेशन हो गया। तो हम लोग अब हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन का आंसर ए है। थ्योरेटिकल सा क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या प्रोडक्ट हो रहा है। तो इसका आंसर है ए। बट जेई मेन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं रिकमेंड करूंगा कि इस तरह की रिएक्शन जैसे कॉपर की HNO3 डाइल्यूट कंसनट्रेटेड, Zn की, और ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट जो इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ रिएक्शन, कंसनट्रेटेड H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन, एक्टिव मेटल्स जो होते हैं वो उनके साथ जो प्रोडक्ट बनता है, वो हाईली एंटिसिपेटेड क्वेश्चन है, ज़रूर आने के बहुत ज़्यादा चांस है, तो उन क्वेश्चन को ज़रूर देखें। बाकी नाइट्रोजन चैप्टर व्हेन इट कम्स टू पी ब्लॉक तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक हो जाता है, तो उस चैप्टर को ज़रूर बहुत अच्छे से करें। हाई प्रोबेबिलिटी होती है क्वेश्चन डायरेक्टली पी ब्लॉक का उसमें से आने का। तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आप जो देख रहे हैं इसमें क्या बोला है कि फेरस आयन चेंजेस टू एक्स आयन जब H2O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है। H2O2 एक तरीके का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो अगर H2O2 के साथ ये रिएक्ट कर रहा है तो ऑक्सीडाइज होगा, तो इसका Fe+3 का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, फिर क्वेश्चन में बोला है कि द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एक्स एंड इट्स मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो लिखते हैं। तो आयरन 26 3+, तो 4s0 3d5। क्योंकि हम लोग आउटर मोस्ट शेल से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स निकालते तो 2 यहाँ से गए और एक डी से गया, तो इससे हमें पता क्या चल गया, बैलेंस शेल या फिर डी में हमारे इलेक्ट्रॉन्स कितने बच रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बच रहे हैं और पांचों की पांचों अनपेयर्ड होंगे। तो हम लोग अगर मैग्नेटिक मूवमेंट निकालते तो मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम लोग वो क्या होता है, n × n+2 बोहर मैग्नेटॉन। एक बोहर मैग्नेटॉन की वैल्यू क्या होती है, 9.27 × 10⁻⁻24 जूल टेम्परेचर इनवर्स। तो इस तरीके से, मगर उसने BM ही दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, हम लोग हुंड्स रूल को फॉलो करेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, तो आप देख रहे हो कि एक भी पेयरिंग नहीं होगी। तो 5.7, तो ये 35 अंडर रूट में आ रहा है। तो मैं इसको देख के ऐसा कह सकता हूँ कि 6, अगर अंडर रूट 36 होता, 6 आना होता तो लिटिल लेस देन 6, तो लिटिल लेस देन 6 वाला आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी। तो आंसर इसका क्या हो गया बी। इस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं। हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, दैट इज द फोर्थ वन।
तो क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे जो देख रहे हो इसमें क्या दिया है कि कंबशन ऑफ हाइड्रोजन, तो H2 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। तो इसमें डेल्टा H और डेल्टा G पर मोल फॉर हाइड्रोजन जो दिया हुआ है वो ये वैल्यूज़ दी हुई है। तो सबसे पहले हम लोग एक्सप्रेशन लिखते हैं, डेल्टा G बराबर डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। यहाँ पे जो डेल्टा G दिया है वो पर मोल दिया हुआ है एंड डेल्टा H क्या दिया है वो भी पर मोल दिया हुआ है। तो -228.4 एंड 241.6 माइनस टेम्परेचर क्या दिया हुआ है 300। तो यहाँ से डेल्टा एस निकल के आ गया हमारा। सो इधर से अगर हम लोग डेल्टा एस कैलकुलेट करेंगे तो सॉल्व करने के बाद कुछ इस तरीके से आ रहा है -13.2 अपॉन 300। तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी 0.044 किलो जूल माइनस के साइन के साथ, ठीक है। मगर ये पर मोल था, डेल्टा एच भी पर मोल था, तो ये भी क्या निकला पर मोल। मगर इस रिएक्शन में 2H2 दिया है मतलब ट्वाइस करना पड़ेगा। तो डेल्टा एस की जो वैल्यू होगी वो 2 इंटू 0.044 किलो जूल। आंसर सारे जूल एंड केल्विन इनवर्स में दिए हुए हैं। तो जूल और केल्विन इनवर्स में इसको कन्वर्ट कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा -88 जूल केल्विन इनवर्स। तो इससे हमारा आंसर क्या आ गया बी। तो आप अपनी स्क्रीन पे 5th क्वेश्चन को देख रहे हो। इसमें इन लोगों ने ग्राफ बनाया लॉग टी हाफ और लॉग ए के बीच में। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जिस तरीके से दिया हुआ। तो लॉग टी हाफ एंड देन 45 दैट इज अ स्लोप इनटू लॉग ए प्लस सी, कुछ इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 लॉग ए लॉग टी हाफ प्लस सी। अब इनिशियल कंसंट्रेशन एंड टी हाफ में एक बहुत अच्छा रिलेशन हम लोग को मालूम होना चाहिए, दैट इज टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर n-1। इस तरीके से हम लोग बोलते हैं। तो अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा लो तो एक कांस्टेंट लिख लेता हूँ, लेट्स से c इंटू 1/a की पावर n-1। अगर मैं इसका लॉग ले लूँ तो लॉग टी हाफ लॉग c प्लस 1 माइनस n लॉग a। थोड़ा सा मैंने स्टेप एक स्किप कर दिया। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। फिर इस एक्सप्रेशन को और पहली वाली एक्सप्रेशन को अगर हम लोग कंपेयर करें तो 1 माइनस एन बराबर 1 आ रहा है। तो 1 से 1 कटा n बराबर 0। इसका मतलब ये रिएक्शन क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो इसका आंसर हो गया ए। तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो कि पीएच रेंज दी हुई है फिनोल्फथालीन की 25 डिग्री सेल्सियस पे। अगर टेम्परेचर में बढ़ा देता हूँ तो इसकी पीएच रेंज के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, तो देखते हैं हम लोग। फिनोल्फथालीन एक तरीके का वीक एसिड बोल सकते हैं, इंडिकेटर। तो HIN में इसको ऐसे लिख देता हूँ कि कुछ इस तरीके से डिसोशिएट होगा और IN नेगेटिव का फॉर्मेशन कर रहा है। अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में लेट से Ka बोल देता हूँ, ठीक है। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर Ka की वैल्यू इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि इट इज़ अ एंडोथर्मिक प्रोसेस। कोई बॉन्ड टूटता है इसका मतलब एंडोथर्मिक, और हम लोग को मालूम है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस तो रिएक्शन गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, Ka की वैल्यू बढ़ रही है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से हमारा Ka की वैल्यू बढ़ी, ठीक है। अगर Ka की वैल्यू बढ़ी तो pKa की वैल्यू क्या हुई, कम हुई। इन जनरल अगर मुझे pH रेंज बताना है तो रेंज कुछ इस तरीके से होती है, pKa +1 और pKa -1। अगर pKa की वैल्यू कम हो रही है तो इसका मतलब बड़ी वाली वैल्यू भी कम होगी, मतलब 10 से भी कम होगा, और जो छोटी वैल्यू है लेट से 8 उससे भी कम होगा। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो गया बी। क्योंकि अगर बाकी ऑप्शंस को अगर आप नोटिस करो तो 9 से बढ़ गया जो हो नहीं सकता, 7 से बढ़ गया जो हो नहीं सकता, और pH रेंज अफेक्ट होगी, ऑब्वियसली अफेक्ट होगी। क्यों? क्योंकि Ka की वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है, उससे हम लोग ईजिली बता सकते हैं। तो एक अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी में इसको हम रख सकते हैं।
ट्रिकी बट गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में पूछा है कि कितने यूनिट सेल प्रेजेंट होंगे जब 1 ग्राम हम लोग NaCl के क्रिस्टल ले लेते हैं। तो हम लोग 1 यूनिट का मास निकाल लेते हैं और उसको 1 ग्राम से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट्स। तो मास ऑफ 1 यूनिट सेल, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि कितने NaCl के पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो Z इंटू मास ऑफ NaCl, इस तरीके से यहाँ पे बोला हम लोगों ने। तो दिस इज अ मॉलिकुलर मास ऑफ NaCl। तो Z की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है 4। तो एक NaCl क्रिस्टल में NaCl का पूरे मॉलिक्यूल्स कितने रहते हैं, हमें 4 मॉलिक्यूल्स रहते हैं। तो NaCl हम लोगों ने ऐसा बोल दिया और इसका मास कैलकुलेट कर ले तो 23 प्लस 35.5 AMU। तो इसको 1/Na लिख देता हूँ, तो जिससे हमें ग्राम में मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, तो वो क्या करेंगे हम लोग, 1 डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू 58.5 इंटू Na। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा हमारा, बी। सिंपल सा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं। अब क्वेश्चन आप देख रहे हो असर्शन एंड रीजन। तो देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इज sp2 इन ऑल इट्स क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स, एकदम गलत बात है। डायमंड एंड बल्क मिनिस्टर जो हमारा कार्बन होता है C60, उसमें sp3 हाइब्रिडाइज एटम हम लोग को मिल जाते हैं। तो sp3 हाइब्रिडाइज एटम है, तो ये असर्शन तो गलत हो गया, ठीक है। दे आर अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड इन ईच एलोट्रॉप, तो ऐसा तो कुछ होता नहीं है। सिंगल बॉन्ड ही डायमंड में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स बनाते हुए हो जाता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, तो इससे आंसर हो गया हमारा डी। अब स्क्रीन पे देख रहे हो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि किसी मॉलिक्यूल का ऐड होना, ठीक है, और कुछ भी निकल नहीं रहा हो, इस तरीके से हम लोग क्या बोल रहे हैं, एडिशन रिएक्शन। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड का अगर OH माइनस में डालूंगा तो इस तरीके से रिएक्शन होगी, तो इसको हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे, ना कि एडिशन रिएक्शन। फिर प्योरिफिकेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड बाय NaHSO3। तो एसिटल्डिहाइड क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड OH एंड Na प्लस O निगेटिव S डबल बॉन्ड OH। इसको दिखाने के पीछे एक लॉजिक है, नेगेटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच टाइप का है। ये बेचारा कार्बन बैंड बजी पड़ी है, क्यों, क्योंकि ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। तो इस तरीके से ये इसकी बैंड बजा रहा है, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर आप नोटिस करो, क्या न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, हाँ, क्या कोई और ग्रुप निकला, बिल्कुल भी नहीं निकला। तो क्या इसको हम लोग बोल सकते हैं NaHSO3 को एडिशन रिएक्शन, तो ठीक है, आंसर इसका क्या हो गया, बी। अल्काइलेशन ऑफ एनिसोल, एनिसोल क्या होता है, इसको हम लोग एनिसोल बोल देते हैं। अल्काइलेशन मतलब CH3 पॉजिटिव का एडिशन कराना, तो यहाँ और यहाँ करेगा। इसको हम लोग बोलते क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, EAS। तो ये वाला पार्ट भी हट गया। डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ एसिटिक एसिड, तो नाम ही इसने बोल दिया डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, तो CO2 निकल गया। तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया, बी। तो क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो कि E0 Cu2 प्लस से Cu की वैल्यू आपको दे दी है कितनी, 0.34 वोल्ट, है ना। अब आपसे बोला है कि pH 14 हो और KSP ऐसे दिया हुआ हो, तो रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा। सबसे पहले Cu2 प्लस Cu, E0 Cu2 प्लस Cu 0.591 अपॉन N log ऑफ 1 अपॉन Cu प्लस 2, हमें ये कंसंट्रेशन चाहिए।
n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर ये Cu+2 का कंसंट्रेशन मुझे पता चल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। अब ये कंसंट्रेशन मैं कैसे पता करूँगा, ये मुझे एक्सप्रेशन दिया हुआ है CuOH होल ट्वाइस का, तो CuOH होल ट्वाइस Cu+2 में टूट रहा है एंड 2OH माइनस में टूटा हुआ है। अब pH की वैल्यू दी हुई है 14। अब कुछ भी टेम्परेचर नहीं दिया है तो हम कंसीडर करते हैं कि इट इज़ 25 डिग्री सेल्सियस। अगर ये 25 डिग्री सेल्सियस है तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं pH बराबर POH 14। अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में उनको टेम्परेचर देना चाहिए था। एक अच्छा क्वेश्चन मेकिंग तभी बनेगा ये। तो ये 14, तो POH बराबर क्या हो गया 0, मतलब माइनस लॉग ऑफ OH माइनस की वैल्यू बराबर क्या हो गई 0। इसका मतलब OH माइनस का कंसंट्रेशन क्या है 1। अगर OH माइनस का कंसंट्रेशन यहाँ पे 1 है तो KSP जो हम लोग को दिया हुआ है दैट इज 1 इंटू 10⁻⁻19 बराबर क्या हो जाएगा Cu+2 है ना। अगर इस तरीके से हम लोग Cu+2 यहाँ पे पुट करें और सॉल्व करने का ट्राई करें तो ये वैल्यू दी हुई है 0.34 एंड Cu+2 0.591/2 इंटू 19 को जिस तरीके से कर दें, सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा वो क्या हो जाएगा A। तो इस तरीके से एक अच्छा क्वेश्चन हो गया ये आयनिक इक्विलिब्रियम एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दोनों अच्छे चैप्टर्स को मिला के। तो 11 क्वेश्चन बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसको आपको इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बस देख के डरना नहीं है कि ये ऐसी चीज़ तो हम लोगों ने कुछ पढ़ी नहीं है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि थीटा बराबर T/TC, यहाँ पे TC क्या बता रहा है, क्रिटिकल टेम्परेचर। सिमिलरली पाई बराबर P/PC, मतलब ये PC क्या है, क्रिटिकल प्रेशर। सिमिलरली फाई की वैल्यू V/VC दी हुई है। तो इससे T की वैल्यू निकाल के हम लोग वंडरवॉल गैस इक्वेशन में अगर पुट कर देंगे तो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट निकल जाएगा। तो हम लोग इधर लिखते हैं T बराबर TC थीटा, सिमिलरली P बराबर PC पाई, V बराबर VC फाई। कुछ इस तरीके से हम लोग ये चीज़ बोल सकते हैं। TC क्या होता है 8A/27 RB। सिमिलरली PC क्या होता है A/27 B² एंड VC बराबर क्या होता है 3B। बस इस एक्सप्रेशन में अगर हम लोग ये पुट कर दें एंड P + AN²/V², V - NB बराबर nRT। क्योंकि यहाँ पे आपको मोल्स का टर्म नहीं दिया जा रहा है तो हम लोग ये कंसीडर कर लेते हैं कि मोल्स क्या रहेगा 1, बाकी उसको बोलना चाहिए था। तो n की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई। देन सिंपली अगर यहाँ पे हम पुट कर दें ये P की वैल्यू यहाँ से जो निकाल रहे हैं, V की वैल्यू जो यहाँ से हम लोग निकाल रहे हैं, T की वैल्यू जो यहाँ से निकाल रहे हैं, अगर हम लोग पुट कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा एंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी D। आप इजीली ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आप एक क्वेश्चन देख रहे हो कि लीस्ट हिंडर्ड रोटेशन। लीस्ट हिंडर्ड मतलब मोस्ट रोटेशन। मोस्ट रोटेशन सिर्फ तब होती है जब हमारा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होता है। तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा तो रोटेशन क्या होगी सबसे ज़्यादा, हिंड्रेंस क्या होगी सबसे कम। तो इस हिसाब से आंसर क्या हो सकता है बी एंड सी। अब एक बात बताओ, बल्कि बल्कि ग्रुप में लगा देता हूँ और फिर रोटेट करने की कोशिश करूँगा तो कहेगा नहीं यार मैं नहीं हटूंगा, मैं नहीं घूमूंगा। बट सिमिलरली अगर इथेन की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे छोटे छोटे हाइड्रोजन्स लगे, छोटे छोटे हाइड्रोजन है, एक चंकट मारेंगे दोनों घूमने लग जाएंगे। ठीक है, तो इस बेसिस पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी। क्लोरीन ऑब्वियसली हाइड्रोजन से थोड़ा बड़ा है तो उसको घुमाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी हमें, इसलिए आंसर हो गया सी। ए एंड बी तो होने से रहे, कुछ ऑब्वियस आंसर हो गया इसका। फिर क्वेश्चन नंबर 13 अगर आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे हो तो उसमें क्या बोला है 2.84 बोहर मैग्नेटॉन। कोई दिक्कत नहीं है, तो इससे हम लोग कैसे निकाल सकते हैं
n इंटू एन प्लस टू बोहर मैग्नेटॉन, पहले भी एक क्वेश्चन इसका आ चुका है। तो 2.84 कब आ सकता है, चलो हम लोग ये देखते हैं। n इक्वल्स टू 1 अगर मैं पुट करूं तो √2 वैल्यू आ जाएगी। n इक्वल्स टू 2 पुट करता हूं तो 2 इंटू 4 बोहर मैग्नेटॉन, इस तरह की कुछ वैल्यू आ जाएगी। एंड n इक्वल्स टू 3 अगर मैं पुट करता हूं तो 3 इंटू 5 कुछ इस तरीके की वैल्यू आएगी। अब नोटिस करो √2 की वैल्यू क्या आती है, 1.414। सिमिलरली इधर अगर हम बात करें तो 2 इंटू √2 लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 1.414, तो n इक्वल्स टू 2, मतलब ये वाला करेक्ट है। इसका मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम लोग को निकाल लें। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं निकल +2 से। तो निकल के लिए हम लोग बोलते हैं क्या, 28 + 2 है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 26। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, आर्गन 4s0 3d8, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग किससे निकालेंगे, आउटर मोस्ट शेल से हम लोग इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं। इसका अगर मैं ऑर्बिटल में फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला फेज देखूं तो कुछ इस तरीके से देख सकते हैं हम लोग। खासा ध्यान देना है यहाँ पे, 8 इलेक्ट्रॉन भरने, एक 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 एक। मैं ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर रहा हूँ वो किस बेसिस पे भर रहा हूँ, हुंस रूल को फॉलो करते हुए एंड पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को दिमाग में रखते हुए। तो देखो अब 8 इलेक्ट्रॉन्स क्या है हमारे यहाँ पे भर चुके हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं, n इक्वल्स टू 2, आंसर सीधा आ जाएगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 14 को आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 14 रेडियो एक्टिविटी चैप्टर का है। पता नहीं इस चैप्टर को बहुत सारे जने स्किप कर देते हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट ये क्वेश्चंस आप जैसे देख रहे हो सैम्पल पेपर में आए तो देयर आर हाई चांसेस कि वो डायरेक्टली पेपर में भी रिफ्लेक्ट हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग अब जज करते हैं। क्या है कि थोरियम में से बीटा का डिके हो रहा है और 2 बीटा डिके हो रहा है और फिर अल्फा का डिके हो रहा है। तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि बीटा डिके अगर होता है तो बेसिकली होता क्या है, अगर बीटा डिके होता है तो हमारा प्रोटॉन एक बढ़ जाते हैं। क्या होता है, प्रोटॉन्स बढ़ जाते हैं। तो बेसिकली अगर प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, अगर 2 बीटा पार्टिकल्स में निकाल देता हूं तो मेरे 2 प्रोटॉन्स बढ़ जाएंगे। तो फाइनली जो हमारा, लेट से इसको x बोल देते तो ये क्या हो जाएगा, 92 और 234। अब इसमें से मैंने अल्फा पार्टिकल निकाला। अगर मैं अल्फा पार्टिकल निकाल रहा हूं तो हम लोग इसमें बोलते हैं कि एटॉमिक मास या फिर मास नंबर 4 कम हो जाता है एंड प्रोटॉन्स 2 कम हो जाते हैं। तो फाइनली अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो जो x डैश बोल देते हैं इसको, तो 2 30 एंड 90, इस हिसाब से क्या आंसर आ रहा है हमारा, सी आंसर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, उसमें क्या बोला, अल्कली मेटल एक्ट टेस्ट। तो अल्कली मेटल की हम लोग रिएक्शन करा के देख लेते हैं। लेट्स से सोडियम Na+ और एक इलेक्ट्रॉन का लूज कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन का लूज करना मतलब एक इलेक्ट्रॉन फर्निश कर रहा है, मतलब खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। खुद अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो इट इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है और कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर ले लेगा इससे तो रिड्यूस हो जाएगा, तो इसलिए ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 एनसीईआरटी बेस्ड एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि अगर प्रोपीन में H2O2 NaOH अगर मैं डाल रहा हूँ तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा फॉर्म होगा। हम लोग को पता होना चाहिए अगर ऐसी रिएक्शन हो रही है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ OH हो जाता है। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन क्या होता है कि ऐसी जगह ग्रुप हमारे अटैच होते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं। जैसे तो अगर नोटिस यहाँ पे करो तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे सिर्फ 1 हाइड्रोजन था, तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन हुआ और OH आ गया। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या बन गया, ए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। तो फाइंड द वेट ऑफ H2SO4 इन 1200 ml ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी का पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो नॉर्मेलिटी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ
ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर ml में लिख देते हैं क्योंकि क्वेश्चन में ml में दिया हुआ है, तो इनटू 1000 कर देते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, मास दैट इज W अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन यहाँ पे दे दिया है 1200 इंटू 1000, और ये 0.4 वैल्यू दे दी है, ठीक है। देन इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो हम लोग को मालूम है कि H2SO4 दो हाइड्रोजन फर्निश कर सकता है, तो अगर एक मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन फर्निश कर रहा है तो उसका एन फैक्टर हम लोग 2 बोल देते हैं। तो H2SO4 का मोलर मास 98, 2, तो ये कितना आ गया 49। तो W बराबर हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1.2 इंटू 0.4 इंटू 49। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, और क्वेश्चन का आंसर है 23.52। क्वेश्चन नंबर 18, जोन रिफाइनिंग ऑफ अ मेटल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो जोन रिफाइनिंग जो मेथड है ये बेसिकली मेटलर्जी चैप्टर में हम लोग प्योरिटी और प्योर फॉर्म निकालने की कोशिश करते हैं। इसमें बेसिकली हम लोग बोलते हैं कि जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो मोल्टन स्टेट में ज़्यादा सॉल्युबल होती हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम लोग प्योर मेटल को इम्प्योरिटी से अलग अलग कर पाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी। देन क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है कि ट्रायड के रूल्स के अकॉर्डिंग Na का मास क्या होगा, ठीक है। अगर इसका 7 और 39 दिया हुआ है तो ट्रायड रूल हमारा ये बोलता है कि ग्रुप के जस्ट ऊपर वाला एलिमेंट, कोई एलिमेंट है उसके जस्ट ऊपर वाला एलिमेंट पीरियड में इन द सेम ग्रुप, एंड उसके नीचे वाला एलिमेंट उससे नीचे वाला पीरियड इन द सेम ग्रुप, उन दोनों का अगर मैं एवरेज निकाल लूँ तो जो आंसर निकल के आएगा तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा एटॉमिक मास निकलेगा। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व कर ले तो कितना आ रहा है, 46 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 23। अब बहुत सारे दिमाग वाले लोग क्या करेंगे, सीधे 23 पुट कर देंगे, मगर उसने बोला अकॉर्डिंग टू ट्रायड रूल। ठीक है, आपको पहले से पता था सीधा 23 पुट कर सकते थे, मगर हमेशा कैलकुलेट करने के बाद ही पुट करना। ऐसा हो सकता है कि आंसर कुछ और आ सकता था, तो इस चीज़ का खासा ध्यान रखना। आंसर अभी ए है, ऐसा नहीं कि जल्दी के चक्कर में हम लोग सिली मिस्टेक से +4 की जगह -1 ले लें। देन क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है यहाँ पे कि इसका IUPAC नेम हमें लिखना है। तो ये सारे लोकेंट्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, ClBrI, तो लोएस्ट सम रूल लगाते हुए 1 2 3 4 5 6 कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं। और जब भी प्रीफिक्स हम लोग लिखते हैं तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। तो इसका नाम क्या हो गया, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो, देन 4 आइडो हेक्सेन। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। तो आंसर क्या हो गया, बी। सिंपल सा क्वेश्चन था। तो हम लोग हमारे पहले न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि PCl5 PCl3 और Cl2 में टूट रहा है, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ अ मिक्सचर दे दिया आपको 4.8 ग्राम पर लीटर, देन प्रेशर भी दे दिया आपको, टेम्परेचर भी दे दिया है, ठीक है। तो PV बराबर DRT वगैरह वाला फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोला, कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डेल्टा G0, दोनों चीज़ें कैलकुलेट करें। तो आंसर किसका लगाएं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी बुक से इन्हें कॉपी पेस्ट मारा और उसको एनालाइज नहीं किया और सीधा आंसर क्वेश्चन पोस्ट कर दिया। कोई बात नहीं, हम लोग दोनों चीज़ें कैलकुलेट कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे फिर। तो हम लोग देखते हैं, PV बराबर NRT है, ठीक है। PV बराबर NRT है, तो P
ये W/m/RT/PM, और ये W/V क्या हो जाएगा, DRT। तो एक ये फॉर्मूला हमारा बन के आ गया। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करो, D को क्या रख सकते हैं हम लोग, 4.8 इंटू R। तो बहुत सारे दिमाग वाले लोग पता है क्या करेंगे, 1/12 रख लेंगे, क्योंकि उनके टीचरों ने उनको बताया होगा। मगर हर जगह 1/12 रख देना आई वोंट रिकमेंड, क्योंकि R की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। अगर R की वैल्यू दी हुई है तो फिर उसी को पुट करो, बढ़िया रहेगा, जीवन में आसानी सी होगी। तो एम एवरेज निकल के आ गया। अब एम एवरेज निकल के आया, PCl5 का हम लोग को मालूम है कि PCl3 में टूट रहा है एंड Cl2 में टूट रहा है। तो इसके लिए हम लोगों ने बोल दिया 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा, ठीक है। तो इनिशियली जो मास ऑफ PCl5 रहेगा वो नेट मास क्या कांस्टेंट ही रहेगा। मैंने इनिशियली क्या मान लिया, 1 मोल था, तो नेट हमेशा क्या कंजर्व ही रहेगा। तो एम एवरेज का जो फॉर्मूला होता है, क्या मैं उसको ऐसा बोल सकता हूँ कि टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स, ये भी तो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास। टोटल मास जो इनिशियली PCl5 का था, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, तो PCl5 का मास ही रहेगा, तो मोलर मास ऑफ PCl5 अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मोल्स क्या होगा, 1 माइनस अल्फा अल्फा 1 प्लस अल्फा, एंड यहाँ पे एम एवरेज निकला। एम एवरेज ऊपर से क्या आ रहा था हमारा, 196। तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू निकल के आ जाएगी 0.06। अल्फ़ा की वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, डेल्टा जी नॉट निकालना है। डेल्टा जी नॉट जो होता है हम लोगों ने पढ़ रखा है -RT/ln के इज़ एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। के की वैल्यू अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो वो क्या होगी, PCl3 Cl2 and then finally divided by PCl5। तो ये अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, ये के की वैल्यू आ गई। यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। एंड डेल्टा जी नॉट जो एक्चुअल में आंसर दिया हुआ है वो है 23.4। ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग आगे मूव कर रहे हैं। इसमें बोला है कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर ऑप्टिकली एक्टिव। तो ऑप्टिकली एक्टिव के लिए हम लोग को इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। देन इसको हम लोग ऐसा बोल देते हैं, 1 वाले को M A, कुछ इस तरीके का A B एंड C। अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन देख रहे हो तो इसको मैं EN को बार बार ड्रॉ करने से अच्छा मेरे को मालूम है कि ये बाइडेंडेड लिगेंड है, और दोनों का क्या होता है कि अटैचमेंट दोनों सिमेट्रिकल होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो क्या इसमें POS है, डेफिनेटली यहाँ पे POS है। POS कौन सी हम लोग कर सकते हैं कि वो इन मॉलिक्यूल के बीच में से निकल के जाए। तो देखो ऊपर नीचे ये, तो अगर POS है तो हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज़ ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो पहला वाला तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, तो ये तो ठीक है, कंसिडरेशन में लेंगे। देन हम लोग सेकंड वाले की बात करते हैं। सेकंड में क्या दिया हुआ है, कोबाल्ट या EnBr2, ठीक है। तो इसमें सिस बोला है, सिस बोला हुआ है, तो इसका मतलब है MBr A इस तरीके से कनेक्ट हो रहा है, Na इस तरीके से कनेक्ट हो रहा है। अब अगर तुम यहाँ पे नोटिस करो, कितना भी दिमाग लगा लो, कहीं पे भी POS तुम्हें दिखेगी नहीं, और COS होने के तो चांसेस ही नहीं है। तो हम लोग ऐसा बोल रहे हैं कि अगर POS COS नहीं होती है तो ऑप्टिकली क्या होता है, एक्टिव होता है। यहाँ पे ना POS है ना COS है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव, तो 2 को कंसिडरेशन में नहीं लेंगे। देन थर्ड की हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें कोबाल्ट बोल दिया, इसमें इसने ना सिस बोला ना ट्रांस बोला, ठीक है। तो क्वेश्चन के लिए हम लोग सारे केसेस को कंसीडर कर लेते हैं, सिस को भी करते हैं और
ट्रांस को भी करते हैं। कुछ इस तरीके का केस है। एक केस ये बन सकता है और एक केस हम लोग ऐसा बना सकते हैं, एक भी ए दूसरे ए के सामने ना हो। इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया। अब क्या पीओएस है? बिल्कुल पीओएस है। तो पीओएस देखने के लिए सबसे पहले तो एक चीज़ हम ये कर सकते हैं, अगर एकदम अपोजिट में सेम एटम है तो पीओएस तो होगी। तो पीओएस हो गई। इसमें इसमें पीओएस है। क्या इसमें पीओएस है? डेफिनेटली पीओएस है। ए और बी के इस तरीके से मैं काटूँ जैसे पहले काटा था, और बीच में से एटम कट रहा है, तो ए और ए इस तरफ, बी भी एक तरफ, तो ए एंड बी एक तरफ और ए एंड बी दूसरी तरफ, तो पीओएस हमें बनती हुई दिख रही है। तो यस, यहाँ पे भी पीओएस है। ठीक है, तो थर्ड को कंसिडरेशन में लेंगे। फोर्थ की अगर यहाँ पे हम लोग बात करें, कोबाल्ट ट्रांसफॉर्म का स्ट्रक्चर बोल रखा है, ट्रांसफॉर्म बोल रखा है, इसका मतलब क्या हो गया? एम ए बी ए ए ए एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए, और इसको हम लोग बोल देते हैं बी बी। ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे पीओएस इसमें निकल के आ जाएंगे, तो यस इसमें पीओएस है। देन फिफ्थ वाले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। ट्रांस Cl2C2O4, तो इसको हम लोग कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये बाइडेंटेड है, ट्रांस बोला है एंड ऊपर यहाँ पे बी एंड बी। तो क्या पीओएस है? 100% पीओएस है यहाँ पे। तो एक तो बीच में से काटते हुए ऊपर नीचे वाली पीओएस, अच्छी खासी पीओएस यहाँ पे मिल सकती है। तो अगर यहाँ पे हम नोटिस करें, 4 में ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो इसका आंसर क्या हो गया? 4। इस क्वेश्चन में दिया है कि डिफ्रेक्शन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.01 मोलर ऑफ एक्वस HCOH सॉल्यूशन इज इतना। ठीक है, तो अगर 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया लेते तो इतने पे फ्रीज होता है। तो हमें बताना है कि पीएच ऑफ HCOH सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख के मेरे को एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि HCOH है, पानी में डालते ही थोड़ा सा डिसोशिएट होता है, तो मुझे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना पड़ेगा। पर उसके लिए मुझे के एफ की वैल्यू चाहिए। तो के एफ के लिए मेरे पास एक डेटा दिया हुआ है। डेटा क्या है? डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू मोलालिटी, हाँ है ना? तो के एफ हमें निकालना है। डिप्रेशन हुआ है 1.86 का, तो ये क्या हो गया? 1.86 1 मोलर। तो के एफ की वैल्यू हमें पता चल गई। आई नो बहुत सारे जने बोलेंगे कि ये वैल्यू तो सर हमें पहले ही पता थी, कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं थी। पर मैं फिर से बोलूँगा, अगर डेटा दिया है तो डेटा को यूज़ करके ही वैल्यू निकालना। जेई थोड़ी सी चालाक हो सकती है, वो क्या करेगा, तो सबको मालूम है 1.86 वैल्यू आएगी, तो वो एक ऐसा डेटा मैनिपुलेट कर देगा और उससे 1.86 वैल्यू ना आए। ठीक है, तो उस चीज़ से हम लोग को बचना है। फिर इसमें बोला है कि 0.02046 इसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। आई इंटू के एफ ऊपर से हम लोगों ने निकाल लिया है, एंड फिर इसको हम लोग ने फर्दर सॉल्व करते हुए 0.01 मोलल भी बोल दिया है। इससे हम लोग ने आई की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ठीक है, अब हम लोग को मालूम है HCOH है, देन HCO नेगेटिव प्लस H प्लस में ये टूट रहा है। तो अल आई अगर हम लोग को जब कैलकुलेट करना होता है तो हम लोग कैसे लिखते हैं? 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा, इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं।
सो आई की वैल्यू क्या हो गई 1 प्लस अल्फ़ा। तो यहाँ से हम लोगों ने अल्फ़ा कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन 0.01 मोल्स था, तो एक्चुअल में हम लोग क्या लिखेंगे 0.01 1 माइनस अल्फ़ा 0.01 अल्फ़ा और 0.01 अल्फ़ा। ठीक है, H प्लस की वैल्यू निकल के आ गई। तो pH बराबर क्या होगा माइनस लॉग ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन। अल्फ़ा यहाँ से आप कैलकुलेट ऑलरेडी कर चुके हैं, तो माइनस लॉग ऑफ 0.01 अल्फ़ा, कुछ इस तरीके की वैल्यू आ रही है। तो इससे हमारा pH बड़े आसानी से निकल जाएगा और वो वैल्यू निकल के आएगी हमारी 3। ठीक है, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमारे लास्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग जंप कर रहे हैं। दैट इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 1.5 नॉर्मल H2O2। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी हम लोग को ये मालूम है कि ये वैल्यू होती है V अपॉन 5.6। ये कितना दे दिया आपको 1.5, तो V 1.5 इंटू 5.6 अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो ये वैल्यू निकल के कितनी आ जाएगी 8.4। तो इसका आंसर क्या हो गया 8.4। फाइनल क्वेश्चन बोल रहा है कि ग्रीन हाउस गैसेज दी हुई हैं CO2, O2, N2O, CH4, CFC, CO, H2O और NO3। तो इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज हैं? तो हमारी CO2 ग्रीन हाउस गैस है, फिर O2 तो नहीं है, देन N2O है, CH4 है, CFC जी भर के है, फिर H2O वाटर वेपर अच्छा खासा है, एंड ओजोन। तो ये O3 भी हमारी ग्रीन हाउस गैस है। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 विल बी योर आंसर। तो इस वीडियो में बस हम लोग इतना ही देख रहे हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी, इंटरेस्टिंग और कंसेप्चुअल लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड द सब्सक्राइब बटन एज वेल। इस सेक्शन में अगर आप क्लिक करेंगे तो आप NTA पेपर 1 फॉर मैथ्स देख सकते हैं। इस सेक्शन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप NTA पेपर 1 फॉर केमिस्ट्री देख सकते हैं। और यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं।